हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड क्लास 10th के साइंस में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए पहले शुरुआत में हम जान लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ें जिससे रिलेटेड हर बार प्रश्न आता है। पहली बात तो ये समझिए कि प्रकाश की चाल जो होती है, ये विवियोर क्रम याद है ना। विवियोर क्रम आपको याद होगा ना, नहीं दे याद है तो जो है पहले वाला, इससे पहले वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए, उसमें सारे फार्मूलों को हमने एक बार बताया है और जो बातें आपको याद रखनी हैं उन चीज़ों को भी उसमें बताया गया है, तो वो वीडियो जरूर आप लोग देख लीजिएगा, लिंक दे देंगे। पहली बात यहाँ समझिए क्या याद रखना है कि विवियोर क्रम में लाल रंग की चाल और तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है, बाकी अन्य रंगों की जैसे नीचे आएंगे यानी बैगनी रंग की चाल और तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। ठीक है, अन्य चीज़ें ज़्यादा होती हैं। फिर से सुनिए, चलिए थोड़ा सा लिख देते हैं। विवियोर क्रम होता है ना, इसी क्रम में जो है अरे यार YOR, ठीक है, तो लाल रंग की चाल और तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती। क्या? लाल रंग की चाल और तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती। बैगनी रंग का चाल और तरंगदैर्घ्य कम होती, बाकी चीजें बैगनी रंग की ज्यादा होती, बैगनी रंग की ज्यादा होती हैं। तो कौन चीजें बैगनी रंग की ज्यादा होती हैं? अपवर्तनांक, प्रकीर्णन, विचलन, ठीक है, ये चीजें जो है बैगनी रंग की ज्यादा होती हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग और एक बात, जितना विरल माध्यम होगा प्रकाश की चाल उतने अधिक होगी उसमें, जितने सघन माध्यम होता जाएगा, सघन माध्यम उतनी चाल कम होती जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्नों को एक एक करके फटाफट सॉल्व करते हैं। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, प्रकाश का वेग निम्न में किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? तो देखिए किस माध्यम में सबसे अधिक कह रहे हैं ना, तो निर्वात में सबसे अधिक होता है, अन्य माध्यमों में कम होता है, बात खत्म। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एक लेंस की क्षमता जो है +2 डायोप्टर, इसकी फोकस दूरी पूछ रहे हैं। तो देखिए क्षमता और फोकस दूरी के लिए फार्मूला क्या होता है? फोकस दूरी क्या है कह रहे हैं ना, तो F बराबर होता है 100/P, और यदि सेमी में निकालना चाहें तो, और यदि मीटर में है तो 1/P हो जाता है। ठीक है, और P के लिए भी ठीक उसी प्रकार से, यदि सेमी में है तो 100/F, और यदि मीटर में है तो 1/F होता है। ठीक, यहाँ क्या दिया हुआ है? फोकस दूरी निकालनी, क्षमता दिया हुआ है, क्षमता दिया है डायोप्टर में। ठीक है, और फोकस दूरी हमको निकालनी, देखिए ऑप्शन से चेक करेंगे, सेमी में फोकस दूरी निकालनी, सेमी में, तो ये वाला फार्मूला लगा दीजिए। कैसे? F बराबर यहाँ लिखेंगे 100/P का मान +2 डायोप्टर, काट दीजिए, आ गया 50, तो F का मान आ गया +50 सेमी, +50 सेमी फोकस दूरी। ठीक है, तो +50 सेमी कहाँ पे है? ये पहला वाला। ठीक, ओहो ठीक है, ये हो गया। चलिए अब देखते हैं तीसरा। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर, इसकी क्षमता बताइए। तो क्षमता निकालनी, फोकस दूरी दिया हुआ है, तो देखिए फोकस दूरी दिया हुआ है, क्षमता यानी ए वाला फार्मूला लगेगा। तो सेमी में है कि मीटर? मीटर में है तो 1/F लगाइए, तो P बराबर लगेगा क्या? 1/F। तो P बराबर 1/F का मान कितना है? 5 मीटर रख दो, 5 दूनी 10 यानी 0.2 डायोप्टर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा लेंस है? अवतल। यदि अवतल लेंस है तो ये आएगा आपका -0.2 डायोप्टर। ठीक है, जैसा कि हमने बताया पिछला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिए साइंस वाला। ठीक है, लिंक दे देंगे, उसको देखे रहेंगे तो बहुत आसान लगेगा भाई। ठीक है, चलिए तो अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है वो ऋणात्मक होगी, यानी ये दूसरा वाला सही होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एक लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है, तो जितने गुनी दूरी पर बनता है या जितने गुनी लंबाई का बनता है वही हो जाती है आवर्धन क्षमता। ठीक, तो 3 गुना दूरी या 3 गुनी लंबाई का प्रतिबिंब बन रहा है तो 3 हो जाएगी आवर्धन क्षमता। ठीक है, यहाँ दूरी कह रहे हैं। ठीक है, यदि लंबाई कहा होता तो कि 3 गुना बड़ा बनता है, 3 गुना बड़ा बनता है, तब भी आवर्धन जो है 3 होता है। ठीक, चलिए ये जो है 4 प्रश्न हो गए। अब अगला प्रश्न जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। ये 4 हो गए ना, हाँ 4 हो गए। 5वें से हमको सॉल्व करना। किसी प्रकाश की किरण किसी लेंस के भीतर किसी वस्तु के किस बिंदु से बिना विचलन के गुजर जाती है? आपको बताना है कि लेंस के भीतर वो बिंदु कौन सा है जहां से प्रकाश की किरण बिना विचलन के
बिना विचलन के यानी बिना मुड़े जो है वो गुजर जाती है, ठीक है, किसी बिंदु से। चलिए इन चीज़ों को समझने के लिए साथ में एक दो बातें और समझते चल रहे हैं। यहाँ हम मान लेते हैं एक आपका ये लेंस है, ये ले लो लेंस, ठीक। लेंस में कौन सी बात हम बताए थे जो आपको हमेशा याद रखना है, चलिए फिर से याद दिला देते हैं। पहली बात तो यदि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही तो कहाँ जाएगी, फोकस से, वाह। और दूसरी बात कि यदि प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होके आ रही है, कहाँ से, फोकस बिंदु से यदि आ रही है तो क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती। और तीसरी बात जो कि इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि कहाँ से आने पर प्रकाश की किरण बिना विचलन के मुड़ जाती। देखिए ये सीधे प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है तो सीधे निकल जाती है, समझ रहे हैं, ये बिना विचलन के, ये देखिए सीधे निकल रही है। और देखिए समांतर आ रही है, ऐसे आ रही थी ना, विचलित होकर के ऐसे चली गई मुड़ करके फोकस बिंदु से। अब अगर फोकस से आएगी तो सीधे समांतर निकल जाती है, मुड़ जाती है, ठीक। प्रकाशिक केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण सीधे निकल जाती है, ये हो गया। और दर्पण में क्या होता है, दर्पण में समझिए ये दर्पण है आपका, ये फोकस बिंदु है, ये वक्रता केंद्र है, ठीक है। तो समांतर आने वाली तो फोकस से जाती, फोकस से आने वाली समांतर हो जाती है। लेकिन वक्रता केंद्र से दर्पण में यदि कहा जाए तो कहाँ से, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम से, उसी मार्ग से वापस जाती है, ठीक है। किसमें, दर्पण में। दर्पण में कहाँ से, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण उसी माध्यम से वापस जाती है। और लेंस में प्रकाशिक केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण का विचलन नहीं होता, सीधे निकल जाती है। चलिए अब बताइए आंसर। एक प्रकाश की किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना विचलन के गुजर जाती, वो बिंदु लेंस का क्या होता है, फोकस, वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, उपयुक्त में कोई नहीं। बहुत बढ़िया, क्या बात है। कौन सा, ये तीसरा वाला, प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अब कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, अपवर्तनांक कांच का अधिकतम होता है हरे रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए, लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए। अभी हमने बताया किस रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, बहुत बढ़िया, बैगनी रंग के लिए, है ना। चलिए अच्छा, चाल और तरंग दैर्ध्य किस रंग की ज्यादा होती है, लाल रंग की। लाल रंग की चाल और तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है, बाकी चीजें बैगनी रंग की ज्यादा होती हैं। बात समझ में आई। चलिए अगला देखती है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, जल का अपवर्तनांक 4/3 है। तो जल में प्रकाश की चाल पूछ रहे हैं, तो जल में प्रकाश की चाल के लिए देखिए फार्मूला ये आपको याद रखना है, नहीं याद बिल्कुल नहीं रखना है, इसको समझना है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया है कि कैसे आप समझेंगे तो हमेशा फार्मूले आपके दिमाग में रहेंगे, सीधे सीधे बना लेंगे। चलिए हम भी बनाते हैं फार्मूला। जल में प्रकाश की चाल निकालनी है, अपवर्तनांक दिया हुआ है, कहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, वायु से। मान लेते हैं कहाँ से आ रही है, वायु से आ रही है, ये ले लो, वायु से प्रकाश की किरण वायु में से होकर के आ रही है, ये ले लो। वायु के सापेक्ष कौन सा, जल का अपवर्तनांक लेंगे हम, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अब चाल के रूप में निकालना है तो क्या करेंगे, जल का अपवर्तनांक, ये वायु में चाल जो है ऊपर लिखेंगे। यदि अपवर्तनांक लिखते हैं तो वायु का अपवर्तनांक ऊपर लिखते हैं ना, तो चूंकि चाल पूछ रहे हैं तो क्या लिखेंगे, वायु में चाल बटे जल में चाल, ये फार्मूला होता है। अब मान रख दीजिए 4/3 और वायु में प्रकाश की चाल दिया हुआ 3 × 10⁸ और नीचे ये VW का गुणा 4 में करिए, 4VW। अब ये 3 × 9 हो गया, 9 × 10⁸। अब यहाँ से VW बराबर आपका कितना आएगा, 9/8 × 10⁸। इसको काटिए, 8, ये 8 नहीं 4 है जी, 4, तो 4 दूनी 8, 1 बचा 10 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20 और गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, 2.25 कहाँ है, 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया आपका इसका सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। वायु के सापेक्ष
माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है ये पूछ रहे हैं, किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। चलिए हम उत्तर भी बता सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन उत्तर हम नहीं बताएंगे, आप लोग खुद उत्तर ढूंढेंगे, बातों को हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए समझ के देखते हैं। यदि प्रकाश की किरण ये ले लीजिए, किसी भी माध्यम से, कोई माध्यम ले लीजिए, चलिए इधर लेते हैं वायु, इधर लेते हैं कांच, ठीक है। तो ये प्रकाश की किरण ऐसे आई, यहाँ से सघन माध्यम में आई, तो यहाँ अपवर्तन कोण कम हो जाएगा, आर का मान, आई का मान ज़्यादा होगा। सघन माध्यम में अपवर्तन कोण कम होता है, ठीक है। चलिए एक माध्यम और ले लेते हैं। यदि कांच से वायु में आ रही है तो क्या होगा, ये प्रकाश की किरण आएगी, यहाँ दूर हट जाएगी, आर का मान यहाँ ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ किसका अपवर्तनांक निकालेंगे हम, जिस माध्यम में अपवर्तन हो रहा है, किसका, कांच में, तो यहाँ अपवर्तनांक जो निकालेंगे वो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा, और फार्मूला क्या होगा, साइन आई अपान साइन आर, ठीक है, समझिए। और यहाँ वायु के साथ ये कांच, चूंकि कांच से आ रही प्रकाश की किरण, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक यहाँ भी लिखेंगे साइन आई अपान साइन आर। अब देखिए यहाँ अपवर्तनांक सघन माध्यम का है, यहाँ अपवर्तनांक विरल माध्यम का है, तो कौन सा वाला अपवर्तनांक ज़्यादा होगा ये बताइए भैया। दिमाग चला, बहुत बढ़िया। जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया समझो। देखो आई ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है, तो विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब के पास आ जाएगी ना, तो पास आएगी, कोण कम बनेगा। आर का मान कम है, आई का मान ज़्यादा है, इसका मान ज़्यादा है, इसका मान कम है, ठीक। यहाँ क्या है कि विरल माध्यम में जा रही है, अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी, तो यहाँ आई का मान तो कम होगा लेकिन आर का मान ज़्यादा हो जाएगा। तो जब आर का मान ये नीचे मान ये ज़्यादा होगा तो ये वाला मान कम हो जाएगा। विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। बात समझ में आई। चलिए अब इसका उत्तर दीजिए आप। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो अपवर्तनांक अभी हमने बताया सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। चलो सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, तो कौन सा सघन है, वो जल, हीरा, कांच, तारपीन का तेल। तो कांच में प्रकाश की चाल, कांच से ज़्यादा सघन हीरा है आपका, तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, सबसे कम होती है। सबसे कम किस में होगी, प्रकाश की चाल यहाँ पूछी जा रही है, ठीक है। तो प्रकाश की चाल जो है कहाँ सबसे कम होगी, ठीक। तो वही बात है, प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा विरल माध्यम होती है यानी निर्वात में होती है, तो कम कहाँ होगी, जो होगा माध्यम सघन उसमें चाल कम होगी। तब यहाँ से ये देख लीजिए, हीरा, जल, कांच और तारपीन का तेल, चार माध्यम दिया हुआ है, तो किसमें चाल कम होगी, कितनी बार बताया, चाल किसमें कम होगी, जो माध्यम सघन होगा। तो इसमें जो है ये आपका हीरा सघन माध्यम है, तो हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए ये 9 प्रश्न हो गए, अब आगे के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक करके। चलिए 10वां प्रश्न बताइए, इसमें क्या करें। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, ठीक है, इसका जवाब देना है। जिनको आ गया है उत्तर तो अच्छी बात है, जिनको नहीं आया चलिए हम समझाते हैं, उत्तर आप लोग खुद बताएंगे। पहले तो हम लेते, देखिए क्या करें, दर्पण लेना है, तो ये दर्पण ले लो भाई, ठीक, दर्पण ले लिए। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है सदैव। उत्तल दर्पण लेना है तो उत्तल दर्पण ले लो, और प्रतिबिंब कैसे बनता है ये लो, ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। तो उत्तल दर्पण में प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब एक ही प्रकार से बनता है, और कैसे बनता है समझिए। ये वस्तु रख दिए, तो यदि प्रकाश की किरण समांतर आ रही तो कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी, ठीक। और दूसरी बात, ये इसका जो है वक्रता केंद्र इधर होगा, तो वक्रता केंद्र से होकर के यदि प्रकाश की किरण आएगी, ये ले लो, वक्रता केंद्र से अगर आती है तो ये सीधे निकल जाती है जी, ऐसे सीधे निकल जाएगी, ठीक है। तो यदि सीधे निकल जाएगी तो दो अपवर्तित किरणें या कह लीजिए परावर्तित किरणें कहाँ पे मिलेंगी, ये देखिए इसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा, ये तो वास्तव में तो इधर जाएगी ना, ये डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाइए, तो ये प्रतिबिंब जो है यहीं पे आपका बन जाएगा ये, ठीक। तो वास्तव में प्रकाश किरण तो इधर आती नहीं, तो यहाँ प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सदैव बनेगा आभासी,
कैसा बनेगा? आभासी। अब ये बताइए छोटा बना है बड़ा? हमेशा छोटा होगा, हमेशा वस्तु से छोटा ही बनेगा। उल्टा बनेगा कि सीधा? कितनी बार बताया जा चुका है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा वाह सीधा बनता है। ठीक, तो ये बातें हो गई। अब इसका उत्तर आप लोग बता दीजिए, क्या कह रहे हैं? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो, है वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच, कहीं भी बन सकता है, ऐसी बात नहीं है। प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा? फोकस और ये क्या कहते हैं इसको? प्रकाशिक केंद्र कह लीजिए, फोकस और प्रकाशिक केंद्र कहिए, या फोकस और ये क्या है आपका दर्पण के बीच में है। ऐसा कुछ इसमें दिया है। अच्छा ये ध्रुव कह रहे हैं ना, ध्रुव ठीक है, ये ध्रुव है। फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है। कहाँ हमेशा बनता है? फोकस और ध्रुव के बीच में। ठीक है, इस प्रकार से भी ऑप्शन इसमें पूछा जा सकता है। आभासी बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, कैसा बनेगा? तो ये बात याद रखिए कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव कैसा बनेगा? आभासी, सीधा और छोटा बनेगा। और कहाँ बनेगा? फोकस और ध्रुव के बीच में। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? ये वाला। ठीक, आगे बढ़े। चलिए, किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, फोकस दूरी 20 सेमी है, तो दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या पूछनी है भैया। क्या पूछ रहे हैं? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या के लिए फार्मूला क्या होता है आपको याद है? R बराबर होता है 2F, या कहेंगे F बराबर R/2। ठीक है क्या? चलिए लिख देते हैं, R बराबर 2F, या कह लीजिए F बराबर R/2। ये होता है। क्या पूछ रहे हैं? फोकस दूरी 20 सेमी है, तो रख लो 20 सेमी फोकस दूरी। R का मान कितना हो जाएगा? 2 गुणे F का मान यहाँ 20 रख दो, तो 20 दूनी 40। अब यदि उत्तल है तो प्लस में होगा, अवतल है तो माइनस में होगा। क्या है? उत्तल दर्पण है तो ये प्लस में इतना सेमी। ठीक, तो ऑप्शन में जो है प्लस में प्लस माइनस कुछ दिया नहीं, डायरेक्ट 40 सेमी दिया, तो 40 सेमी पर आप टिक लगा देंगे, यानी तीसरा वाला इसका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? ठीक, वही बात देखिए, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है, तो वक्रता त्रिज्या ये दिया हुआ है, यहीं पे रख करके इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे? R का मान कितना दिए हैं? 20 सेमी, ये ले लो 20 सेमी बटे 2। अब कह रहे हैं अवतल है ना, अवतल के लिए ये फोकस दूरी माइनस में आएगी, है ना, 2 से काटिए तो 10 आएगा, और ये 10 क्या होगा? माइनस में होगा, -10 सेमी। ठीक, चलिए ऑप्शन देखिए कौन सा सही होगा। 5 सेमी, 10 सेमी, 15, 20। ठीक है, तो इसका कौन सा सही होगा? 10 सेमी। यदि प्लस माइनस दिया होता तो क्या दिया होना चाहिए था? माइनस में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा तथा आवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किसी अवतल दर्पण द्वारा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बिंब की स्थिति होगी। ठीक है, बिंब की स्थिति होगी। अब देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसे बनता है, ये भी जो है आपको अच्छे से याद रखना है। समझिए कैसे बनता है, कब कहाँ कैसे बनता है। अवतल दर्पण है, ले लें अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट पेज लेकर के उसमें अच्छे से समझा देते हैं आपको। ये लीजिए, आपका ये हो गया अवतल दर्पण। ठीक, अब इस अवतल दर्पण का ये हो गया मुख्य अक्ष। ठीक है, ये क्या लिए हैं? मुख्य अक्ष। अब इसमें जो है इन बिंदुओं को दर्शा देते हैं भाई। ये आपका हो गया फोकस बिंदु, ये हो गया वक्रता केंद्र। ठीक, तो चलिए जब वस्तु अनंत पर होती है, वस्तु पहली बात जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। ठीक है, पहली बात प्रतिबिंब बनता है कहाँ? फोकस पर। ठीक, जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। और दूसरी बात समझिए, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में यहाँ रखेंगे, वस्तु को यहाँ रखेंगे जब, तो वो प्रतिबिंब जो है वो थोड़ा दूर हो जाएगा, वस्तु से बड़ा हो जाएगा, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन जाएगा। ये दूसरी स्थिति हो गई। तीसरी स्थिति, जब वस्तु को रखेंगे हम यहाँ वक्रता केंद्र पर। ठीक है, तीसरी स्थिति जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे
तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के आकार का बनता है। ठीक है, और नज़दीक ले आइए, और नज़दीक ले आएंगे तो हम इसको रखेंगे, ये ले लो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब वस्तु को रखते हैं चौथी स्थिति, तो प्रतिबिंब और दूर हो जाता है और बड़ा बन जाता है, वस्तु से बड़ा बन जाता है। ये चौथी स्थिति हो गई। ठीक है, अब पांचवी स्थिति समझते हैं कि जब वस्तु फोकस पर होगी। कहाँ पर होगी? फोकस बिंदु पर होगी। ये लो, ब्लैक कलर ले लेते हैं। तो ये फोकस बिंदु पर पांचवी स्थिति, जब वस्तु फोकस बिंदु पर होती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बन जाता है। ठीक है, वस्तु जब अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर, और जब वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ये बात होती है। और फिर एकमात्र स्थिति इसमें ऐसी है, एकमात्र स्थिति इसमें ऐसी है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच, या कह लीजिए दर्पण के बीच में होता है ना, इसको थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, यही इसमें विशेष है। ठीक है, तो इस स्थिति में जब होगा तो ये प्रतिबिंब आभासी सीधा और बड़ा बन जाता है, आभासी सीधा और बड़ा बन जाता है। इतनी चीजें हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या पूछ रहे हैं। देखिए, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। लीजिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा बड़ा बन रहा है। आभासी सीधा बड़ा एक ही स्थिति में बनता है, कब? जब वस्तु कहाँ हो? फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस या दर्पण के बीच में जब वस्तु हो तो आभासी सीधा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए, अब ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। ध्रुव और फोकस के बीच में, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पीछे, कहाँ? चलिए, इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, उम्मीद है कि सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।